हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रैक स्टडी। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 सारणिक और उसकी कर रहे थे एक्सरसाइज 4.5। तो 4.5 का फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ लिया था, जिस लेक्चर में हमने 1 से लेकर के 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। और साथ ही उसमें हमने ये देखा था कि 2 समीकरण युग्म हो या 3 समीकरण युग्म हो, उनको हम कैसे ज्ञात करते हैं कि वो समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। और उसमें मैंने आपको एंड में एक पॉइंट और बहुत कमाल का बताया था कि अगर कोई समीकरण युग्म असंगत आ जाता है तब आप उसका सॉल्यूशन नहीं प्राप्त कर सकते। अर्थात वहां पे एक चीज क्लियर थी कि सिर्फ और सिर्फ संगत समीकरण युग्मों का ही हल ज्ञात किया जा सकता है, जो कि मैंने कहा था आपसे कि नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है जिसमें हम समीकरण युग्मों के मान निकालेंगे, उसके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का इस लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 14 के बीच के सारे क्वेश्चन। अब इसमें देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक तो है 7 से लेकर के 10 तक 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको 2 समीकरण युग्म दे रखे हैं, और उसके बाद के जो 4 क्वेश्चन है वो ऐसे हैं जिसमें आपको 3 समीकरण युग्म दे रखे हैं। तो एज यूजुअल मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा 7 से 10 के बीच का, जो कि थोड़ा थोड़ा लास्ट वीडियो के जैसा सिमिलर है, संगत संगत तक सिमिलर है, और बाद में बात करेंगे ये इन चारों क्वेश्चनों की। अब ये जो 4 क्वेश्चन है ये 6 नंबर के लिए प्रबल दावेदार है। तो ऐसा ये बिल्कुल नहीं है कि ये जो 2-2 वाले युग्म है ये बिल्कुल ही बेकार है, नहीं भाई, ये भी 2 से 3 नंबर में अपने आप आ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार लेक्चर। लेक्चर लंबा हो सकता है लेकिन लेक्चर में आपको मजा आएगा, ये गारंटी मेरी है, और चीजें आपको क्लियर होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 हो या 8 हो या 9 हो या 10 हो, ध्यान से देख लो, है सारे के सारे एक जैसे। तो इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूँ। अब जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक समीकरण युग्म दे रखा है और आपको उसको आव्यूह विधि से सॉल्व करना है, लिखा हुआ है ना आव्यूह विधि से हल कीजिए, तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे इसको आव्यूह रूप में लिखने पर। तो सबसे पहले आप इसको आव्यूह रूप में लिख लेते हैं। तो आव्यूह रूप में लिखने पर, अब आव्यूह रूप क्या होता है, तो मैंने आपसे बताया था कि इस समीकरण में गुणांक देखो भाई, जैसे यहाँ इसमें 2 इंटीजर है, एक है x और दूसरा है y। तो x का गुणांक पहली वाली पंक्ति के लिए क्या है, पहली समीकरण के लिए 5, और y का गुणांक क्या है 2। तो ये पहली पंक्ति हो गई आपके एक आव्यूह की। ऐसे ही दूसरे गुणांक 7 और 3, तो ये आपकी दूसरी पंक्ति हो गई। कुल मिलाकर के ये आपका गुणांकों का आव्यूह हो गया, जिसे आप कैपिटल A नाम दे सकते हैं। ठीक है, और फिर मैंने बताया था जो गुणांक है, जैसे लाइक जिसके गुणांक है, जैसे x और y ये अचर है, इनका मिला करके एक और आव्यूह बना लो, जो कि हो गया आव्यूह x। ठीक है, या कुछ भी से अपना नाम दे दो। x मैंने इसलिए नाम दे दिया ताकि को अच्छा लगे, क्योंकि देखो x जो है वो हम अचर काफी जब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमारे माइंड में बिल्कुल वो क्लियरिटी है कि x सुनते ही मैथ में x का वैल्यू निकालना होता है, x अचर है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस वाले मैट्रिक्स को x नाम दिया। अब बराबर में जो संख्याएं दिखी हुई है जैसे 4 और 5, भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको सही से इक्वेशन लिखो तो x की मल्टीप्लाई इस 5 में कर दें, या कह लो 5x और फिर y की, भाई मल्टीप्लाई ऐसी तो होती है पंक्ति की कॉलम में, ध्यान से देखो। तो 5x + 2y और बराबर किसके आएगा, 4 के। इक्वेशन बन गई, नहीं वही वाली बन गई। तो समझ में आया नहीं आया भाई, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ देखो इसी गुणा करके देख लोगे ना, जैसे आप भी गुणा करते हैं पंक्ति की कॉलम में, तो यही इक्वेशन आ जाएगी। तो हमने क्या कर दिया, सिर्फ इनके गुणांकों से एक आव्यूह बनाया और साथ ही साथ एक अचर वाला आव्यूह बना लिया और साथ ही बराबर वाला, इसको बाई मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, बराबर बी। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा था आपको निकालना होता है इस मोड ए का मोड। तो ए का मोड निकालो, 5 3 15 और -7 दूनी 14, जो कि आया 1 के बराबर, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है। यानी मैं एक चीज कह सकता हूँ कि ये जो भी समीकरण युग्म है वो मेरा कैसा है, संगत है। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे बताया था कि जब भी आप सॉल्व करेंगे तो सिर्फ संगत वाला सॉल्व होगा, असंगत वाला युग्म सॉल्व नहीं होगा। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या होता है। अब मुझे आप एक बार बताओ, यहाँ पे आपको 3 मैट्रिक्स की एक फॉर्म दिखाई दे रही है, ये वाली ax बराबर b, इस पे ध्यान देना। ax बराबर अगर b दिखाई दे रहा है, हमें सॉल्व करके निकालना क्या है, x और y के मान ही तो निकालना है। यानी मुझे इस x आव्यूह का मान चाहिए। आप कहोगे इस ax बराबर b समीकरण से हमें इस x आव्यूह का मान चाहिए। तो अगर हम आपसे कहें कि भाई a इधर गुणा में है, उधर पहुंचेगा तो भाग में, यानी हम x बराबर डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, 1/a इंटू बी। और 1/a का मतलब क्या है, भाग का मतलब तो यही होगा ना, और भाग का मतलब है भैया a का इनवर्स। तो x बराबर हमें निकालना है a इनवर्स b। यानी अगर मुझे x का मान चाहिए तो मुझे इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा, उसमें इस b वाले मैट्रिक्स गुणा करनी होगी, जब जाकर के मुझे x का मान मिलेगा, उसकी इस आव्यूह से तुलना करनी पड़ेगी। तो हमें क्या चाहिए, तो आपका जवाब होगा a इनवर्स। अब a इनवर्स के लिए आपने सूत्र पढ़ा है लास्ट एक्सरसाइज में, जो होता है 1/mod a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही होता है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना मैंने आपको ट्रिक से सिखाया है, कौन सा आव्यूह है ये, इसकी कोटि क्या है 2 × 2। और सबसे पहले मोड ए तो हमने निकाल ही लिया है 1,
तो ए का इनवर्स बराबर आ गया 1/1 इंटू एडजॉइंट। एडजॉइंट की ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी लास्ट लेक्चर्स में, 2x2 के लिए कहती थी इन दोनों आव्यूह को आपस में पलट दीजिए, यानी 5 की जगह 3 कर दीजिए, 3 की जगह 5, तो यहाँ कर दिया 3, यहाँ कर दिया 5, और ये जो बचे दो आव्यूह है इस वाले विकर्ण के, इनका चिन्ह पलट दो, ये हो गया -2, ये हो गया -7, ये आपको एडजॉइंट ऑफ ए प्राप्त हुआ। यानी इन दी एंड हम कहें तो ए का इनवर्स हमें 3 -7 -2 एंड 5, ये हमें ए का इनवर्स प्राप्त हुआ। आपका भी क्लियर है इतना? हमें क्या चाहिए था, x बराबर ए इनवर्स बी, ठीक है, तो x बराबर ए इनवर्स बी, ए का इनवर्स क्या है, तो आप जवाब देंगे 3 -7 -2 5 इंटू बी का मान क्या है, बी का मान है 4 एंड 5, ये आपका स्तंभ आव्यूह है। अच्छा चाहो तो इस x का भी मान रख लो भाई, x का मान क्या था, स्मॉल x इंटू स्मॉल y, ये अवयव थे। चलो आगे बात करें तो स्मॉल x इंटू स्मॉल y, इस वाले मैट्रिक्स का जो मान आएगा वो बराबर आएगा इन दोनों के गुणनफल के। तो ये रही पंक्ति, ये रहा कॉलम, गुणा करो, 4 की 3 में करेंगे 4 तिया 12, और फिर 5 की 2 में करेंगे तो -10, इसके बाद 7 की -4 में करेंगे 7 चौका 28, फिर 5 की 5 में करेंगे तो प्लस के 25। अब इसे सॉल्व कर लो, आंसर आपके साथ में है भाई, 2 यहाँ से आया और -3 यहाँ से आया। अब देखो ये दो आव्यूह एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं x का मान 2 होगा और y का मान -3 होगा। तो इस प्रकार से हमारे x और y प्राप्त होंगे, या कह लीजिए दी गई समीकरण युग्म जो था, ये थी समीकरण युग्म, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, वो सॉल्व करके हमारे पास x और y के मान आएंगे। अब देखो विलोपन विधि, बज्रगुणन विधि, और कह लेते हैं क्या कहते हैं ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये सारी आपने सीख ली है। आज एक नई विधि आपको सीखने को मिल गई जो कि है आव्यूह विधि। तो आव्यूह विधि से हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उसको आव्यूह रूप में लिखेंगे, जिसमें जो अचर के गुणांक है उनका अवयव a, और जो अचर है उनका अवयव x, और जो बचे हुए बराबर है उनका v। तो ax बराबर v करेंगे, फिर हमें इस x का मान चाहिए, तो ये इधर गुणा में, उधर पहुंचेगा भाग में, अर्थात इनवर्स में, तो हमें इस वाले अवयव का इनवर्स निकालना होगा। अब समझ गए आप कैसे करना है? तो आपको क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ये तीनों रहे होमवर्क है जी, ये तीनों क्वेश्चन आप घर से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर, अब देखो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14। अब इन चारों क्वेश्चनों में क्वेश्चन नंबर 13 एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड में आया हुआ है, तो हम ना यही क्वेश्चन करने वाले हैं। बाकी के ये तीनों आप आराम से कर लेंगे इसी के जैसा। सबसे पहले क्या लिखते हैं, आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह रूप में लिखने पर। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि बस ये जो आव्यूह है 3, जब आपके पास 3 युग्म हो जाते हैं तो यहाँ 2x2 का आव्यूह बनेगा, यहाँ 3x3 का बनेगा, और 3x3 का आव्यूह के लिए ऐसा कोई ट्रिक नहीं है जिसमें आप डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल लें, तो इसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बस बाकी हार्ड नहीं है। तो 2 3 3 दूसरे का बनाओ, 1 -2 1, 3 -1 -2, यही तो गुणांक है ना एक्स वाई जेड के। भाई पहली समीकरण के लिए 2 3 3 है, दूसरे समीकरण के लिए 1 -2 1 है, तीसरी के लिए 3 -1 -2 है, और इनटू में अचर क्या क्या है, तो आप कहोगे एक्स वाई जेड अचर है, और बराबर में इसका मान क्या है समीकरण का, तो आप कहोगे 5 -4 और 3, ये इसका मान है। चलो जी, अब हम कह दें ए एक्स बराबर जी बी है, तो यानी हमें एक्स का मान क्या चाहिए होगा, आपका जवाब होगा जी ए इनवर्स बी चाहिए होगा। तो ये लाइन लिखने की जरूरत तो है नहीं मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दी है, और फिर मुझे इन दी एंड जगह का भी शॉर्टेज पड़ जाएगा, तो इसलिए मैं ये लाइन आपको खाली लिख रहा हूँ, लेकिन मैं मिटान दूंगा बाद में, ठीक है। आप समझते हैं क्या करना है? तो हमें इस आव्यूह का क्या निकालना है बेटा, मोड इनवर्स निकालना है, और उस इनवर्स में इसकी गुणा करनी है, तभी हमें ये प्राप्त होगा। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, आपका जवाब होगा जी मोड ए निकाल दो। अच्छा मोड ए निकालने के लिए भी हमें इसका क्या करना पड़ेगा, प्रसार करना पड़ेगा भाई। तो r1 के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं सबसे पहले इसका, r1 के सापेक्ष प्रसार, r1 बोले तो ये वाली रो, चलो जी ढको, +2 है, तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस होगा, ठीक है। लिखूंगा चिन्ह, आप समझ गए होंगे, वैसे तो यार समझदार हो आप, इतनी तो चीज़ें अब काफ़ी समय हो गया आपको, उम्मीद है, मुझे लगता है कि आपको आ चुकी होंगी। चलिए भाई करिए, पंक्ति छिपाइए, कॉलम छिपाइए, 2 की गुणा 2 में करेंगे, -2 है तो प्लस के 4 हो चुका होगा, और माइनस के साथ ये हो चुका होगा +1 और -3 ब्रैकेट, ये छुपाओ -2 और माइनस के 3 बोले तो माइनस के 5, ये छुपाओ 3 की गुणा कर दो +3 ब्रैकेट, ये छुपाओ -1 और +6, -1 और +6। चलो एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। चलो 2 छुपाया, 2 दूनी 4 और +1, 4 + 1 हो गया, 3 छुपाया -2 -3 -5 हो गया, 3 छुपाया -1 और +6 हो गया। चलो बढ़िया सही है, इसका मतलब आज तक सही चल रहे हैं हम। 5 5 दूनी 10, माइनस हो चुका होगा प्लस, 5 3 15,
6 में से गया 5 और 5 दिया, यहाँ से भी आया 15, 15 15 30 और 10 हो गए 40। तो मोड ऑफ ए का वैल्यू हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 के लिए कितना आ गया, 40 आ गया। अब 40 आया है तो जाहिर सी बात है डज नॉट इक्वल टू 0 है। आप चाहो तो वाली लाइन लिख सकते हो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये भी कैसा है, तो आपका जवाब होगा जी संगत है। चलिए इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना होगा, मोड ऑफ ए के साथ भाई इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए होगा। अब एडजॉइंट के लिए मुझे पहले उपसारणिक निकालना होगा। तो चलो भाई मुझे बताते रहो। अब M11 M12 M13, साथ ही साथ बताओ M21 M22 M23 M31 M32 M33 और उसके बाद ही निकालेंगे यहीं पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये सारी चीज़ें हम अभी निकालने वाले हैं। M11 आप जानते ही हैं, M का मतलब है बेटा उपसारणिक। A11 आप जानते हैं ये है आपका सहखंड, और इसी का पलट करके लिख देंगे, ये पंक्ति है इसको कॉलम बना देंगे तो सहखंडज यानी एडजॉइंट। चलिए भाई शुरू हो जाइए M11। चलो भाई करते हैं M11। M11 क्या है भाई, पहली पंक्ति पहला कॉलम छिपाओ तो ये M11 आ जाएगा, पहली पंक्ति पहला कॉलम 4 और 4 + 1 तो बोले तो 5 आ गया। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -5 आ जाएगा। पहली पंक्ति तीसरा कॉलम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जी, -1 और प्लस के 6 तो बोले तो प्लस का 5 आ जाएगा यहाँ से। तो M11 M12 M13 तो हमने यहीं पे प्रसार में निकाल दिए थे क्योंकि R1 के सापेक्ष प्रसार किया था। अब 21 की बात करते हैं, दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम छुपाओ, क्या बचा, 3 की गुणा इस वाले -2 में होगी, तो 3 की गुणा -2 में इधर कर रहा हूँ -6, ठीक है। 3 की गुणा -2 में -6 और माइनस लगा करके +3, भाई माइनस लगा करके -3 करेंगे तो +3 यानी आया -3। चलो जी अगला बताओ, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, ये छुप गया ये छुप गया, 2 की गुणा इस वाले 2 में हो गई -4 हो गया, ये छुपा 3 की गुणा इस 3 में हो गई, -3 किया 9 और 9 और 4 हो गया 13। चलो जी दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 2 की गुणा इस -1 में -2, 3 की गुणा इस 3 में -3 और 3 9, 9 और 2 11 -11। चलो जी तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम यानी 3 ही का ना 3 और +3 दूनी 6, तो 3 और +6, 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए। चलो उसके बाद तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 2 ही का ना 2 और -3 ही का ना 3, तो 2 - 3 बोले तो -1। तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 2 दूनी 4 बोले तो -4 और -3 ही का ना 3 यानी -7। चलो जी भाई अब मुझे बताओ A11 में क्या डिफरेंस आ जाएगा। तो आपको पता ही है इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर i + j, यानी जितनी यहाँ पे जोड़ करके इवन आए ओड आएंगी, यानी कि जिनको विषम आएगा। ये एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, 3 और 2 5 ये हो गया, और एक ये 4 ऐसी संख्याएं होंगी जो भैया हमारे पास जिनके चिन्ह पलट जाएंगे, यानी इन्हें एक माइनस अपनी तरफ से मिल जाएगा। इसे माइनस मिलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसे माइनस मिलेगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये -13 ही रहेगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये 9 रहेगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये -7 रहेगा। चलिए ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। ध्यान दे देगा ये तो हमारा सहखंड आएगा, लेकिन अगर हम इस पंक्ति को ये पंक्ति है ना 5 5 5, लेकिन हम इसे कॉलम बना लेंगे तो ये हमारा पहला कॉलम, ये दूसरा और ये तीसरा। तो मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, यानी हम यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे, सिंस अब हम डायरेक्ट लिखेंगे कि x बराबर आएगा हमारा A इनवर्स इंटू बी के, तो x बराबर आएगा 1 मोड ए कितना है 40 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 5 5 5 5 5 5 3 -13 और 11, साथ ही साथ 9 1 और माइनस के 7 इंटू में बी कितना है आप है 5 -4 एंड 3। चलिए x बराबर, x की जगह पे x y, चलो x बाद में लिख लेते हैं, x बराबर चलेगा 1/40 ऐसे ही। अब इसकी भी तो गुणा होगी, चलो गुणा करो, 5 की 5 में 5 पंजे 25 -4 × 12 और प्लस 9 दूनी 9 को 9 दूनी 9 × 27। चलो आगे करो जी, 5 पंजे 25 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 × 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 का ना 4 और 1 5, या 13 चौका 52 और प्लस 3 का ना 3, 5 पंजे 25 और -11 चौका 44 और -7 दूनी 14 7 या 21 बराबर 1/40। सॉल्व कर लेते हैं भैया जरा इसे, ये प्लस पहले काम कर लो, तो 25 में से घटा ही लो इसे, 25 में से 2 भाई 5 में से 2 गया 3 बचेगा और 2 में से गया 13 बचेगा, तो 13 + 27
दूसरा ये सारे जुड़ने हैं ना, 3 और 2 5 और 5 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा, एक 5 और 2 7 और 1 8 80 आ गए। तो अच्छा, इसमें से 5 में से 4 घटा 1 बचा होगा, उस एक में से ये वाला 1 घटा 0 बचा होगा। ध्यान से देखिए जरा, देखो 25 माइनस 44 है, चलो छोड़ो डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, इन दोनों को जोड़कर चलो छोड़ ले, ऐसा करके लिख लो, एक लाइन बढ़ा लेते हैं, कहीं ना कुछ दिक्कत हो रही। 44 में 21 ऐड कर दो तो 65 हो जाएगा, बताओ हो जाएगा ना। 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 4 और 2 6, ठीक है, माइनस के 65 1 बटा 40। अब तो अच्छे सॉल्व कर लेते हैं। 7 और 3 10 का 0 हासिल लगा, 1 2 और 1 3 और 1 40, ये हो चुका 80। और इसको 5 में से 5 गया, बचेगा 0, 6 में से 2 गया 40, माइनस के 40 बचा। अब मैं इसे अगर 40 से भाग करूं तो बेटा ये था क्या, x था ना, x का मतलब x y और z, तो यानी मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि x y और z इसका मान आया होगा 1 2 और -1। यानी इन दी एंड अगर मैं आपसे कहूँ तो कंपैरिजन करो तो आप कहोगे x बराबर 1 आया, y बराबर 2 आया और z बराबर -1 आया। तो इस प्रकार से हमें x y z के मान प्राप्त हो जाएंगे, या कह लीजिए जो दी गई आपको समीकरण युग्म थी, यानी 3 समीकरणों का जो युग्म था ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी समीकरण युग्म आप भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ आई होंगी। अगर चीज़ें समझ आई हैं तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और लेक्चर देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कंप्लीट करेंगे 4.5 को और उसके बाद देखेंगे विविध एक्सरसाइज को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।